हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद स्टाइल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ रहे थे क्लास 10th में, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी के आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेस्ट कंटेंट मिल सके और हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके आप सभी के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप उन लोग तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट को और आज की चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो क्या किया था, फोकस पढ़ चुके थे। फोकस लेंस से संबंधित सारी परिभाषाएं हो गई थी। लेंस से संबंधित सारी परिभाषाएं हो गई थी। अब क्या करना है, अब हमको लेंस के कब कहाँ पर वस्तु को रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जाके, ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से देखना है। तो हेडिंग डाल लेना जरा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। हेडिंग डालो, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब जरा देखो हम क्या करते हैं, जब हम उत्तल लेंस को अगर देखें तो उत्तल लेंस में वस्तुओं की टोटल कितनी स्थितियाँ देखेंगे। टोटल हमारी 6 स्थितियाँ आ जाएंगी। जब पहली स्थिति को देखेंगे तो वस्तु अनंत पर, फिर धीरे धीरे हम उसको लेंस की तरफ बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे हम वस्तु को लेंस की तरफ बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका जो प्रतिबिंब होगा लेंस से क्या होता जाएगा, दूर हटता जाएगा। तो इसकी जो पहली स्थिति बनेगी तो उसमें लिख लेना, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जो वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसके लिए किरण आरेख बना लेना। जरा क्या करेंगे, हमारा ये लेंस बना लिया हमने, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के मध्य में ऐसे तुम्हारी एक लेंस को बांटने के लिए एक रेखा है, और ये जो दूसरी रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोल देते हैं। अब ये मुख्य अक्ष हो गया, इसमें हमारे जो दो बिंदु हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा फोकस F1 आ जाता है और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, फोकस का डबल हो जाता है 2F1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाता है, F2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा फोकस का 2 × 2F2 आ जाते हैं। अब जरा देखो हमने क्या बताया, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित वस्तु में कब दिखाई देती है, जब उसका आकार क्या हो, बहुत बड़ा हो। जब उसका आकार क्या हो, बड़ा हो, तभी तो वो वस्तु में दिखाई देती है। हमने मान लिया कोई वस्तु हमारी जो है वस्तु ए बी है, कोई वस्तु हमारी ए बी है, ये कहाँ पर है, अनंत पर है। ये कहाँ पर है, अनंत पर है। अब जब भी कोई वस्तु रखी जाती है उससे हमेशा प्रकाश की कितनी किरण निकलती है, हमेशा 2 किरण निकलती हैं। इस तरह से 2 किरणें निकलेंगी। अब जो भी 2 किरणें निकलती हैं वो क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर, फोकस से होकर निकल जाती है। कहाँ से होकर निकलेंगी, फोकस से। और जहाँ पर ये मिल जाती है उसी जगह पे क्या हो जाता है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्या, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। जहाँ पर ये आपस में एक से काटती हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, वही हमारा क्या होता है, बिंदु का जो होता है प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसमें ज़रा पूछा जाए कि आप प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो बता दोगे F2 पर है। आकार अगर पूछ दिया जाए, प्रतिबिंब का आकार पूछ दिया जाए, आकार क्या है, बिंदु आकार है या फिर वस्तु से बहुत छोटा है, बिंदु आकार है। अगर इसकी हम प्रकृति पूछ दें, प्रतिबिंब की हमारी जो है उसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज अगर पूछ दिया जाए, प्रकृति पूछ दी जाए तो नेचर क्या बता दोगे। इसका जो नेचर है उसकी जो प्रकृति वो कैसा है, वास्तविक उल्टा है। कैसा है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। ये सारी चीज़ें कर लेना। कॉपी निकालो, लिखना स्टार्ट करो।
पहली स्थिति तो ये होगी। अब दूसरी इसकी जब हम स्थिति को पढ़ेंगे तो दूसरी स्थिति आ जाती है जब वस्तु कहाँ स्थित हो, हल्का सा आगे बढ़ा देंगे, मतलब जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो। जितना जितना हम वस्तु को आगे की तरफ लेंस की तरफ बढ़ाते जाएंगे वैसे ही जो प्रतिबिंब है वो लेंस से क्या होता जाएगा, दूर हटता जाता है। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो। अब जब अनंत और 2f1 के बीच स्थित है तो हम लेंस को ज़रा बनाते हैं इस तरह से। ने क्या किया, इस तरह से लेंस बना लिया और यहाँ पे सारी चीज़ों को ऐसे ही दर्शा देते हैं। यहाँ पे हमारा f1 हो गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2f1 आ गया, यहाँ पर हमारा f2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2f2 आ गया। हमने क्या बताया कि वस्तु हमारी कहाँ स्थित है, यहाँ पे अनंत और 2f1 के बीच में स्थित है, तो हमने इसको नाम दे दिया, वस्तु को AB नाम दे दिया। अब याद रखें, जब भी हम किसी वस्तु को रखते हैं, जब भी वस्तु को रखी जाती है, वस्तु हमेशा लेंस हो या दर्पण हो, उसके कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। तो वस्तु को बाईं ओर रखा जाएगा। जब भी जो भी वस्तु रखी जाती है उससे हमेशा प्रकाश की कितनी किरण निकलती है, हमेशा प्रकाश की 2 किरण निकलती है। हमेशा प्रकाश की कितनी किरण निकलेंगी, 2 किरण निकलती हैं। पहली जो होती है वो मुख खिंच के कैसे जाती है, समांतर जाती है और टकराव लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ से होकर निकलती है, फोकस से होकर निकल जाएगी। इस तरह से क्या, इस तरह से निकल जाएगी। और दूसरी जो होती है कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आपस में एक दूसरे को काटती है। जहाँ पे काट देती है उसी जगह पे उसका क्या हो जाता है, उसी बिंदु पर उसका जो होता है वो प्रतिबिंब बन जाता है। और यहाँ पे आपस में प्रतिबिंब जो बन रहा है वो A', B' करके बन गया, A', B' बन गया। तो अगर हम इसमें प्रतिबिंब की स्थिति की अगर बात करें, स्थिति कहाँ है, F2 और 2F2 के बीच। आकार क्या है, वस्तु से छोटा है। और अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो कैसा है, ऊपर वस्तु रखी गई थी, प्रतिबिंब बना है आके नीचे, मतलब वास्तविक है और उल्टा है। कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक उल्टा बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच। अगर इसके आकार की बात करें, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से छोटा बना है। ऐसा बना है, वस्तु से छोटा है। और अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, इसके नेचर की बात करें, कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक और उल्टा है। कैसा है, वास्तविक और उल्टा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कितनी चीजें क्लियर हो गई, वास्तविक और उल्टा है। ठीक, 2 स्थितियां हो गई। किरण आरेख सही से बनाना मेन काम इसी का है। स्केल का यूज़ करके बनाओ। जब भी बनाना तो ये प्रकाशिक केंद्र O जो है और इसके बीच की जो डिस्टेंस यहाँ रखना, वही दूरी यहाँ होनी चाहिए। जो दूरी यहाँ हो वही दूरी इन दोनों के बीच में, तभी बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बन के तैयार होगा, वरना टेढ़ा बन जाएगा। हो गया। दो स्थितियाँ हो गई। तीसरी स्थिति को देख लो जरा। अब इसकी जो तीसरी स्थिति है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, जब वस्तु 2F1 पर स्थित है। जब वस्तु कहाँ पे 2F1 पर स्थित हो, फिर से किरण आरेख हम वैसे ही बना लेंगे जैसे बनाया था, फिर से वही। इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने इस तरह से बना लिया। यहाँ पे हमारा बिंदु F1 है और यहाँ पे हमारा बिंदु क्या है, 2F1 है। यहाँ पर हमारा बिंदु F2 है और यहाँ पे बिंदु हमारा कौन सा, 2F2 है। अब हमने क्या बताया कि हमारी जो वस्तु है वो कहाँ पर स्थित है, 2F1 पर स्थित है। कहाँ पर, 2F1 पर स्थित है। इसको, इस वस्तु को हम नाम दे देते हैं, हमने इस वस्तु को AB नाम दे दिया। अब जब भी कोई वस्तु रखी जाती है, हमेशा उससे प्रकाश की 2 किरण निकलती हैं। पहली तो गई सीधी जाती है, पहली कैसी जाएगी, सीधी जाती है। और वो अपवर्तित होकर कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाती है ऐसे।
ऐसे निकलेगी। और जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए कहाँ से जाएगी, सीधे निकल जाएगी। मतलब हमारा बना कहाँ, बता सकते हैं जो हमारा प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश कहाँ बना है, जहाँ पे वस्तु रखी गई थी उसके दूसरी तरफ उसी बिंदु पे बना है। प्रतिबिंब कहाँ, 2f2 पर है। आकार कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। स्केल से बनाना है तो ज़्यादा सही बनेगा। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, f2 पर, 2f2 पर। अगर हम इसके आकार की बात करें, प्रतिबिंब का आकार की बात करें, अगर हम इसके आकार की बात करें तो क्या बता देंगे, वस्तु के बराबर है। क्या है, वस्तु के बराबर है। और प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं तो इसकी जो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, वास्तविक उल्टा है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक उल्टा है, वास्तविक उल्टा। कितनी चीज़ें क्लियर हो गई, कितनी चीज़ें क्लियर हो गई। फिगर ज़रा ध्यान से बनाना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए फिगर में। मेन काम फिगर का है। जितना अच्छे से फिगर ड्रॉ करोगे उतने अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तीन स्थितियाँ हो गई। चौथी स्थिति को देख लो ज़रा। इसकी जो चौथी स्थिति, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे। अब वस्तु कहाँ आ जाएगी, जब वस्तु हमारी 2f1 और f1 के बीच, जितना हम वस्तु को आगे बढ़ाते जाएंगे प्रतिबिंब भी उसी हिसाब से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अगली स्थिति, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो। अब जरा देखिए, अगर हम इस लेंस को फिर से बना लें इस तरह से हमने लेंस को बना लिया। इस तरह से हमने लेंस को विभाजक में बांट दिया और बीच से हमारी जो गई वो कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर और प्रकाशिक केंद्र होगा। यहाँ पे हमारा f1 आ जाएगा और यहाँ पे 2f1 हो गया। यहाँ पर हमारा f2 हो गया और यहाँ पे हमारा कौन सा 2f2 हो गया। हमने क्या किया, हमने इस बार वस्तु को जो रखा है हमने दोनों के बीच में रखा हुआ है। वस्तु AP जो हमारी है हमने दोनों के बीच में रखा हुआ है ऐसे। अब वस्तु AB जो हमने रखी है इससे दो प्रकाश की किरण निकलेंगी। पहली मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और अपवर्तित होकर कहाँ से निकलेगी, f2 से निकल जाएगी ऐसे। और जो दूसरी प्रकाश की किरण जाती है वो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ऐसे सीधे निकलती है जाके। और जहाँ पर ये मिल जाती हैं, जहाँ पे ये मिलती हैं उसी जगह पे क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे मिल रही है, इसको अगर हम सीधा ऐसे ड्रॉ कर दें तो कहाँ आ गया, ये A डैश और B डैश बन गया। क्या बता देंगे, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर बना है, 2f2 और अनंत के बीच बना है। कहाँ पर बना है, 2f2 और अनंत के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो कहाँ है, 2f2 और अनंत के बीच है। और वस्तु से क्या है, इसका जो आकार बना है वस्तु से क्या बना है, बड़ा बना है। कैसा बना है, बड़ा बना है। और जो प्रकृति है वो कैसी है, वास्तविक और उल्टे। सारी चीज़ें सही से ड्रॉ कर लो, सारी चीज़ें सही से ड्रॉ करो। हो गया। अब अगली स्थिति जो इसकी पांचवी स्थिति आ जाएगी, इसकी जो पांचवी स्थिति है वो कहाँ पे, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु हमारी 2f1 पर ना होके कहाँ पर, वस्तु जब f1 पर आ गई। धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जब वस्तु f1 पर स्थित, तो ज़रा देखो, रफ कर दें इसको। अब जरा देखो, पांचवी स्थिति में जब वस्तु कहाँ स्थित हो, f1 पर स्थित हो ऐसे। वस्तु f1 पर स्थित है, यहाँ पर f2 आ गया। हमने क्या बताया, जब वस्तु कहाँ f1 पर स्थित है, AB करके नाम दे देते हैं इसको। प्रकाश की दो किरण निकलेंगी, पहली समांतर जाएगी और मुख्य से लेंस से अपवर्तित होकर कहाँ से, फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी।
तो ये क्या, ये देखते हैं इस तरह से क्या दोनों क्या सीधी जा रही हैं, कहीं नहीं मिल रही हैं। तो हम बता देंगे ये जो प्रकाश का जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा जाके वो कहाँ बनेगा, जाके वो कहीं अनंत पर बन जाएगा जाके। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत पर है। कहाँ पर, अनंत पर। और वस्तु से क्या बने, वस्तु से बहुत बड़ा बने। कैसा बने, वस्तु से बहुत बड़ा बने। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बन जाएगा। ड्रॉ कर लो जल्दी से। अब 5 स्थितियां हो गई, और छठी स्थिति को जरा देख लो एक बार। अब छठी स्थिति को जरा एक बार देख लो यहाँ से। छठी स्थिति क्या आ जाएगी, छठी स्थिति कहाँ पर है, हल्का सा और बढ़ा देंगे, जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र यानी O के बीच स्थित हो। छठी स्थिति क्या, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो। F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित हो, ये छठी स्थिति इसकी आ जाएगी। अब इसको ज़रा देख, इस पर हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लेंस को ज़रा बनाते हैं। लेंस को ज़रा देखो, ऐसे ही बना लिया। लेंस को हमने इस तरह से बना लिया, और इसके बीच से एक रेखा गई, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कह देते हैं। बीच में प्रकाशिक केंद्र वो हो गया, यहाँ पर हमारा F1 हो गया, और यहाँ पे हमारा F2 हो गया। हमने कोई वस्तु यहाँ पे स्थित कर दी, कोई वस्तु यहाँ पे स्थित कर दी। अभी इससे दो प्रकाश की किरण निकलेंगी, पहली जाएगी सीधी और अपवर्तित होकर कहाँ से, फोकस से होकर निकल जाएगी इस तरह से। और जो दूसरी प्रकाश की किरण है वो कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ऐसे जाएगी। अभी वास्तव में तो आगे कहीं मिलेंगी जाके नहीं, हम क्या कहते हैं, इनको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। हम इनको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं, और जहाँ पर ये एक दूसरे को मिलती हैं वहीं पे क्या बन जाएगा, उसका जो प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ पे इसका कैसा, ये A डैश बन गया, और ये क्या आ गया, B डैश आ गया। यानी कि हम बता सकते हैं इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, कहेंगे वस्तु की ओर है। कहाँ पर, वस्तु की ओर। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, करेंगे तो कैसा प्रकृति है, कहेंगे आभासी बना हुआ है, वास्तव में तो नहीं काट रही है, हमने पीछे कल्पना की है, माना है। तो कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव सीधा बनता है। वस्तु ऊपर रखी गई थी, प्रतिबिंब ऊपर ही बना है, सीधा बना हुआ है। क्या इसका आकार, अगर हम बात करें प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा है, आकार जो है वस्तु से बहुत बड़ा है। क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा है। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब जरा देखो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब अवतल लेंस में जब प्रतिबिंब बनते हैं अवतल लेंस के द्वारा, तो इसमें अवतल लेंस में जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उससे हमेशा प्रकाश की दो सीधी किरणें निकलती हैं। अब अवतल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अपसारी प्रकृति होती है। वो लेंस की पे पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहता है, फैला देता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहता है, फैला देता है, विस्तारित कर देता है। तो इसमें जो दो प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं वो क्या कर देगा, उसको विस्तारित कर देगा। ये इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। अभी वास्तव में तो कहीं मिलेंगी नहीं, ये वास्तव में तो कहीं मिलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनकी कल्पना करते हैं और इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये कहाँ पर F2 पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसमें अगर हम प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी अगर बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, F2 पर है। कहाँ पर, F2 पर है। अगर हम इसके आकार की बात करें, इसका आकार अगर हम बात करें, प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या है,
वो क्या है, अत्यंत छोटा है या फिर बहुत सूक्ष्म है, अत्यंत छोटा या फिर बहुत सूक्ष्म, या फिर कह सकते हो बिंदु आकार है। अगर इसकी प्रकृति की बात करें, इसके नेचर की बात करें, इसके प्रकृति यानी कि नेचर की बात करें, नेचर कैसा बताओगे, दोगे वास्तव में तो मिल नहीं तो कैसा प्रतिबिंब बनना है, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। हमेशा कहाँ बनने कैसा बनता है, सीधा बन जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम कहें दूसरी स्थिति, जब वस्तु को हम हल्का सा आगे बढ़ा दें, अगर वस्तु को हल्का सा आगे की तरफ बढ़ा दें, वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित है। तो इतनी बड़ी वस्तु का इतना सा प्रतिबिंब बना है, वस्तु प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से छोटा है, और क्या ऊपर वस्तु रखी गई थी, ऊपर ही बन के तैयार हुआ है, तो कैसा बना हुआ है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना है। क्योंकि वास्तव में तो काट नहीं, वास्तव में एक ये इधर जा रही, दूसरी ये इस साइड जा रही है, दूसरी ये ऐसे जा रही है, वास्तव में तो काट नहीं रही। तो इसमें भी लिख लेंगे क्या, प्रतिबिंब की उनकी स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इसका आकार क्या है, वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से छोटा या फिर बहुत छोटा लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें इसकी प्रकृति की, इसका नेचर जो है, साइज तो हो गया, इसकी प्रकृति की बात करें, इसके नेचर की बात करें, कैसा बनेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बन जाएगा, आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बन जाएगा, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कितनी चीज़ें क्लियर है, कर लो ज़रा। अब ज़रा देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, इतना लिखो ज़रा। अगर इसके बाद अगर लिखना चाहो तो चिन्ह परिपाटी लिख सकते हो, लेकिन चिन्ह परिपाटी जो दर्पण में पढ़ के रखी है वही लेंस के लिए सेम होती है, कोई अलग से नहीं आएगी। जो उसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए जो पढ़ के रखी है वही इसमें भी लग जाएगी, वही इसमें भी आ जाएगी। इसमें केवल लेंस का सूत्र लिख लो, क्या हो जाएगा बस। लेंस का सूत्र क्या है, उसमें हमने दर्पण में जो पढ़ा था, दर्पण सूत्र हमने पढ़ा था, वो क्या आया था, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। लेकिन हम लेंस सूत्र को पढ़ते हैं तो लेंस सूत्र में क्या हो जाता है, यही चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यानी कि 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस का 1/u हो जाता है, कितना हो जाएगा। तो इसको ज़रा देख लो, इसको ज़रा देख लो यहाँ पे। फिर हम बात करें किसकी, लेंस सूत्र की। अच्छा, हमने दर्पण सूत्र क्या पढ़ा था, हमने दर्पण सूत्र को जब पढ़ा था, हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें पढ़ा था 1/f बराबर पे क्या आया था, 1/v प्लस का 1/में क्या आया था, u आया हुआ था। लेकिन हम जब लेंस सूत्र को पढ़ रहे हैं, जब हम लेंस सूत्र को पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला को पढ़ेंगे, लेंस सूत्र को पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर पर क्या हो जाएगा, 1/v, और माइनस में आ जाता है यही चीज़, यही क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, उसमें हम क्या कह रहे थे, इसमें जो v आया था वो क्या था, बस लेंस से या दर्पण, इसमें दर्पण सूत्र में हम v को पढ़ रहे थे, v क्या था हमारा, ध्रुव से किसके वस्तु की दूरी थी। ऐसे ही इसमें v जो है, इसमें क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। इसमें जो u आया था वो क्या था, ध्रुव से वस्तु की दूरी थी। इसमें भी जो u आया है ये क्या होगा, ये भी हमारा प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है। सारी चीज़ें क्लियर हैं। और f क्या है, फोकस दूरी है, f क्या है, फोकस दूरी है, f क्या है, फोकस दूरी है। अब ज़रा इसके बाद पढ़ लेते हैं, आवर्धन को पढ़ लेंगे, रेखीय आवर्धन। इसके बाद जितने भी इसमें आ जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे उनको एक साथ एक जगह पे हम कर लेंगे सारी क्लियर। देख लो ज़रा, आवर्धन को पढ़ लेते हैं, मैग्नीफिकेशन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बात करें अगर हम आवर्धन की, बात करें, आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन की बात करें, आवर्धन यानी कि हम मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें, अब ज़रा आवर्धन को देख लीजिए। आवर्धन की अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो m बराबर वही जैसा हमने दर्पण में पढ़ा था वही चीज़ इसमें आएगी, केवल इसमें प्लस माइनस का चेंजमेंट आएगा। हमने क्या किया था, उसमें
माइनस का v बटे यू कर रहे थे, इसमें माइनस का v ना होकर प्लस का ही रहेगा और बाकी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे आवर्धन में, इसमें आवर्धन में क्या आ जाएगा ज़रा देख लो। तो ज़रा देखते हैं इसमें आवर्धन की पहले डिफिनेशन लिख लो फिर इसको समझा देते हैं। क्या लिखेंगे, लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई लिख सकते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई लिख सकते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, प्रतिबिंब को हम आई से दर्शाएंगे तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को वस्तु की ऊंचाई यानी कि ऑब्जेक्ट को हम ओ से प्रदर्शित करेंगे। वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अनुपात को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर है इतना, रेखीय आवर्धन कहते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है, जिसको हम किससे m से प्रदर्शित करेंगे, किससे रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे हम किससे m से प्रदर्शित करते हैं। चाहो तो अलग से लिख लो या फिर इसी में लिख देना, इसे किससे m से प्रदर्शित कर देते हैं। क्लियर है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो m बराबर अर्थात करके लिख लेना, अर्थात दैट मीन्स क्या, m बराबर क्या हो जाता है i बटे में o बराबर क्या हो जाता है i बटे में o। और अगर इसी की बात करें, अगर इसमें मिरर फॉर्मूला, इसमें लेंस फॉर्मूले को भी यूज़ कर लें, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को भी अगर हम इसमें इस्तेमाल कर लें तो फॉर्मूला पूरा बन जाता है क्या, m बराबर i बटे में o बराबर v बटे में u हो जाता है। क्या हो जाता है, v बटे में u हो जाता है। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब एक और मेन चीज़ बची है जिसको यानी कि लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अगर हम लेंस की क्षमता की बात करें, पावर ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता हेडिंग पड़ेगी लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस। अब इसकी अगर हम बात करें, लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, तो हमने लेंस की जो है अभिसारी और अपसारी प्रकृति बताई थी। अभिसारी प्रकृति क्या है, वो प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश के एक बिंदु पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, तो इस प्रकृति को क्या बोला जाता है, इसको हम अभिसारी प्रकृति बोलते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में ऐसे विस्तारित हो जाती है, फैल जाती है, तब इसको क्या बोला जाता है, अपसारी प्रकृति बोला जाता है। तो जो लेंस के अंदर ये किसी प्रकाश किरणों को अभिसारित या फिर अपसारित करने की जो उनकी क्षमता होती है, इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या, इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसी को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता को अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं।
आप ये याद रख सकते हैं, या फिर एक सिंपल सी डिफिनीशन अगर हम कहें कि जो हमने फोकस को पढ़ा था, फोकस के प्रतिलोम को ही हम क्या कह देते हैं, लेंस की क्षमता कह देते हैं कि लेंस की क्षमता जो है उसकी फोकस के प्रतिलोम के बराबर होती है। क्या लिख सकते हैं, लेंस की जो क्षमता है, लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी जो होती है एफ के प्रतिलोम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी यानी कि एफ जो होता है फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, रेसिप्रोकल के बराबर होती है। प्रतिलोम के यानी कि रेसिप्रोकल उसके विपरीत कहते हैं, अगर उसको पलट दें रेसिप्रोकल के बराबर होती है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे P से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसके डिफिनीशन के हिसाब से इसका अगर हम सूत्र लिख लें तो ज़रा देखना इसका सूत्र क्या हो जाएगा। अर्थात फॉर्मूले के हिसाब से, डिफिनीशन के हिसाब से जो फॉर्मूला निकलेगा, अर्थात P बराबर क्या हो जाता है 1/f हो जाता है। लेकिन फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में। जब फोकस दूरी जो दी गई है वो मीटर में, या फिर यही हमारा जो होता है P बराबर क्या हो जाता है, P बराबर 100/f हो जाता है। लेकिन कब, जब फोकस दूरी जो है वो सेंटीमीटर में दी गई, जब फोकस दूरी किस में दी गई हो, सेंटीमीटर में दी गई हो। अगर इसके मात्रक की बात करें, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम D से प्रदर्शित करेंगे। मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होता है। सारी चीज़ें क्लियर है। अब जरा देखो, अगर हम लेंसों के संयोजन की क्षमता की बात करें तो क्या हम कहते हैं, जब कई सारे लेंसों को मिलाकर रखा जाता है तो एक लेंस की क्षमता को देखा तो P हो गई। हमने क्या किया, कई सारे लेंस ले लिए, एक ऐसे रखा, दूसरा फिर ऐसे रख दिया, तीसरा फिर ऐसे रख दिया, चौथा फिर ऐसे रख दिया। अब इसकी क्षमता जो है P1 है, इसकी क्षमता P2 आ गई, इसकी क्षमता P3 है और इसकी क्षमता P4 है। ऐसे ही कई सारे लेंस रखे। तो लेंसों के संयोजन की क्षमता जो होती है वो क्या होता है, जब कई सारे लेंसों को आपस में मिलाकर रखा जाता है, तो इन लेंसों की अलग अलग जो क्षमताएं होती हैं इनके बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी कि किसी लेंस की जो कुल क्षमता जो P होगी, इनके बीजगणितीय योग के क्या होगी, बराबर होगी। P1 + P2 + P3 करके क्या हो जाती है, इसके बीजगणितीय योग के बराबर हो जाती है। तो लेंसों के संयोजन की क्षमता इसमें ज़रा लिख लेना, यदि अनेक लेंसों के लेंसों को मिलाकर रखा जाए, यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाए तो संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता जो होगी, संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता यानी कि जो P है, जो लेंसों की जो कुल क्षमता जो P है वो अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। क्षमता P उन पृथक लेंसों की विभिन्न क्षमताओं के, उन पृथक यानी कि अलग अलग जो रखे हुए हैं, पृथक के बजाय अलग अलग लिख लो, ज़्यादा आसान रहेगा। उन अलग अलग लेंसों की विभिन्न क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। बीजगणितीय योग के बराबर होती है।
बराबर होती है। क्या होती है? बीजगणितीय योग के बराबर हो जाती है। अर्थात करके यही फॉर्मूला लिख देते हैं। अर्थात करके हम इसी तरह से फॉर्मूला लिख देंगे। अर्थात दैट मीन्स क्या हुआ? अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। जितने भी दिए गए होंगे सबकी क्षमताएं क्या हो जाएंगी? जितने भी लेंस दिए होंगे सबकी क्षमता क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तुम्हारा ये लेसन हो गया पूरा। अब ये लेसन पूरा हो गया तो क्या करेंगे, कल जब कराएंगे तो उसमें सारे न्यूमेरिकल करा देंगे एक पास से। तब तक के लिए इतना लिख लो, बाकी स्कूल का टाइम हो गया ना।